अगर गद्दी पे नवाब को बिठाया जाता था तो उसके सर, नवाब के सर पे जो ताज रखा जाता था वो कोई इमाम, मुफ्ती या काजी नहीं रखता था, वो एक ब्राह्मण रखता था। वाह। तो हमारा ये राजपुरोहित थे, जो मेरे ख्याल से बड़ी से बड़ी मुस्लिम रियासत हैदराबाद या छोटी से छोटी जिसमें दुजाना या पटौदी ये सब थे, कहीं ये परंपरा नहीं थी, सिर्फ रामपुर में रही। डेमोक्रेसी आई, ट्रांजिशन हुआ मोनार्की से डेमोक्रेसी, तो जो परंपराएं थी वो आज तक चलती आ रही हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आई। हमारे जो रामपुर राजघराना था उसके हर सदस्य की आज भी जन्मपत्री बनती है। वाह। जो एक इस्लामिक चीज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना रिलीजन एंड कस्टम, तो ये दो अलग अलग चीज है। तो ये होता है, मुट्ठी भर लोग सिस्टम को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां वो होते हैं वो आसपास की चीजें तो बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं बदल सकते। ये सच्चाई है। एक ज़माना ऐसा पुराना जा चुका है जहाँ पे बोला जाता था कि जो राजा होता है वो भगवान की तरह होता है, और उसकी जो क्वालिटीज़ होती थी लोगों को फिर किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर कोई जगह का नवाब या कोई राजा बहुत दयालु हो और अपनी प्रजा का ध्यान रखता हो। राजा का धर्म राजधर्म था जी। हिंदू मुसलमान तो वो बाद में था, लेकिन पहले राजधर्म था जी। राजा के लिए सब बराबर। मेरे ख्याल से आज तो कोर्ट और जजेस और ये सब लोग वो काम कर रहे हैं जो खुद जो शासक थे जी रियासत के, वो खुद करते थे। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। नमस्ते, मैं हरीश मोयाल एक बार फिर से माइंडफुल मोमेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। और हर बार नई शख्सियत कहें, हमारे नए मेहमान कहें, वो हमसे रूबरू होते हैं। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी ज़िंदगी के सबक होते हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि हर बार हमें ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, कई बार किसी की दी हुई सीख हमें कई ठोकरों से बचा देती है। सो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नवाब सैयद मोहम्मद काजिम अली ख़ान बहादुर साहब, जो रामपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, फॉर्मर एमएलए हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया पहले तो, और बहुत स्वागत है शुक्रिया इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जहाँ पे ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो अभी शुरू हुई थी अब हमारी ऑडियंस के लिए भी होगी। तो मुझे इस 2 मिनट में आपसे मिलके इतना अच्छा लगा, तो हमारी ऑडियंस को तो मिलके ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत शुक्रिया आप आए, और इस पूरे प्रोग्राम में कोई सवाल जवाब नहीं होंगी, दिल की बातें होंगी जी जी, जो आपके दिल से निकलेंगी, और जो हमारी उस ऑडियंस को जो बहुत ध्यान से इस वक्त सुन रही है उसके लिए होंगी। सो कुछ ही देर पहले मैं नवाब साहब से बात कर रहा था और कुछ म्यूज़िक की बातें चली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी फैमिली में म्यूज़िक का पुराना इतिहास रहा है। बहुत पुराना जी। इनफैक्ट मेरे दादा तो खुद खुद कॉम्पोजिशंस अपने लिखते थे जी। और हमारी रामपुर की एक परंपरा रही है जी। नॉट इसलिए नहीं क्योंकि उस रियासत का नाम रामपुर है जिसमें राम है, बट ये जब 1774 में ये रियासत बनी तो वहाँ एक गांव था मुस्तफ़ाबाद। अच्छा। जो पुराना गांव था, क्योंकि ज़्यादातर आबादियाँ जो थीं वो नदियों के किनारे आती थी जी। चाहे वो रिवर्स थी या ट्रिब्यूटरीज थी उस रिवर्स की। तो वैसी एक ट्रिब्यूटरी रामगंगा की रामपुर के पास से गुजरती है जी। तो आबादियाँ, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आबादी के लिए, तो वहाँ गांव था मुस्तफ़ाबाद। और जब ये रियासत बनी तो रामपुर के जो पहले शासक थे, जो पहले नवाब थे, उन्होंने नाम खुद ही मुस्तफ़ाबाद से रामपुर रखा। जी।
जो मेरे ख्याल से 1774 में उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं होती थी जो आज राजनीति में चल रही हैं जी। नफरत जो होती थी, तो उस वक्त उन्होंने, और जब ये रामपुर रियासत बनी तो उसमें जो आबादी थी नागरिकों की, रियासत में जो प्रजा थी, वो लगभग हिंदू मुसलमान बराबर बराबर थे जी। तो हर चीज़ बहुत ही कम्युनली हार्मनी में थी, जैसे कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द जी। उस तरीके की थी। अगर गद्दी पे नवाब को बिठाया जाता था तो उसके सर, नवाब के सर पे जो ताज रखा जाता था वो कोई इमाम मुफ्ती या काजी नहीं रखता था, वो एक ब्राह्मण रखता था। वाह। तो हमारा ये राजपुरोहित थे, जो मेरे ख्याल से बड़ी मुस्लिम रियासत हैदराबाद या छोटी से छोटी, जिसमें दुजाना या पटौदी ये सब थे, कहीं ये परंपरा नहीं थी, सिर्फ रामपुर में रही। वाह। और जो आखिरी हमारे राजपुरोहित थे जिन्होंने हमारे दादा को गद्दी पे बिठाया, वो थे मुरली मनोहर जोशी जी के परिवार के सदस्य। अच्छा। उन्होंने ही किया था, वो हमारे आखिरी राजपुरोहित थे। और वही नहीं, वहाँ तक ही चीज़ ख़त्म नहीं हुई। डेमोक्रेसी आई, ट्रांजिशन हुआ मॉनर्की से डेमोक्रेसी, तो जो परंपराएं थी वो आज तक चलती आ रही हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आई। हमारे जो रामपुर राजघराना था उसके हर सदस्य की आज भी जन्म पत्री बनती है। वाह। जो एक इस्लामिक चीज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना रिलीजन एंड कस्टम, तो ये दो अलग अलग चीज है। तो ये होता है। मेरे ख्याल से आजकल सरकार को या समाज को शासकों से सीखना चाहिए, जो पुराने राजघराने थे उनके जो शासक थे सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते, क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदार थे जी। नेता आज जिम्मेदार नहीं है। नेता का एक एजेंडा होता है, मैं भी राजनीति में रहा जी, लेकिन मुट्ठी भर लोग सिस्टम को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां वो होते हैं वो आसपास की चीजें तो बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं बदल सकते। ये सच्चाई है। एक ज़माना ऐसा पुराना जा चुका है जहाँ पे बोला जाता था कि जो राजा होता है वो भगवान की तरह होता है, और उसकी जो क्वालिटीज़ होती थी लोगों को फिर किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर कोई जगह का नवाब या कोई राजा बहुत दयालु हो और अपनी प्रजा का ध्यान रखता हो तो फिर उनको, राजा का धर्म राजधर्म था जी, हिंदू मुसलमान तो वो बाद में था, लेकिन पहले राजधर्म था जी। राजा के लिए सब बराबर। मेरे ख्याल से आज तो कोर्ट और जजेस और ये सब लोग वो काम कर रहे हैं जो खुद जो शासक थे जी, रियासत के, वो खुद करते थे। एक आपसे नवाब साहब बात पूछना चाहूँगा। ऐसा बोला जाता है कि हर धर्म में एक बात बोली गई है, जैसे जो मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि कयामत एक दिन आनी है, ऐसे ही हिंदू धर्म के फॉलोअर्स मानते हैं कि कलयुग, जब घोर कलयुग होता है, तो अभी जैसे हम देखते हैं जिस तरह की घटनाएं या कभी न्यूज़पेपर उठा के हम देखते हैं, तो क्या वाकई आपको लगता है कि वो जो उसी तरफ जा रही है दुनिया? जी, आप सही कह रहे हैं जी। दुनिया उसी तरफ जा रही है, जब इन सब चीज़ों की इंतहा हो जाएगी जी, तभी वो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो तभी आएगी। और ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का, विश्व का समाज जो है वो अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ रहा है जैसे शुरू में था। जैसे हमारी पीढ़ी है फॉर इंस्टेंस, तो उसमें जो सिस्टम था उससे बेहतर सिस्टम हमारे माँ बाप की पीढ़ी में था, और उससे भी बेहतर उनके माँ बाप की पीढ़ी में था। तो वो चीज़ जो है वो लगभग ख़त्म होती जा रही है जी। जो जिसे कहते हैं अच्छाई या अब मगर मुझे इस चीज़ का गर्व है कि जो रॉयल फ्रेटर्निटी है, जो राजघराने हैं आज भी,
गवर्नेंस मुल्क में कोई सा भी रहे, मॉर्नकी रहे, डेमोक्रेसी रहे, कम्युनिज्म रहे, डिक्टेटरशिप रहे, कोई भी गवर्नेंस रहे, लेकिन राजघरानों के जो रिश्ते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी उतने ही मजबूत हैं अच्छा। जैसे कि पहले थे। तो यू मीन टू से जैसे अभी भी जो रियासतें हैं अलग अलग उनकी आपस नहीं, में रियासतें तो हैं नहीं, लेकिन हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हमारा जो परिवार है, राज परिवार, जी पूरे भारत का जो राज परिवार है, हम आज भी उन्हीं चीज़ों का पालन करते हैं। जी प्रोटोकॉल हो, परंपराएं हो, रिश्ते निभाना हो, हर वो मेरी लगभग 12 राजपूत बहनें हैं अच्छा जो मुझे राखी बांधती। वाह ये परंपरा ही तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें गर्व है इस चीज़ का कि हमारे परिवार में जो राज परिवार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो वैसा ही है। खैर एक अजीब सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा हो सकता है आपके पास उसका आंसर देने का मन या इच्छा ना हो, बट आपको क्या लगता है कि इस दुनिया को कैसे बेहतरी की तरफ सब मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ। आई थिंक ये जो सवाल हैं ये तो जो बड़े वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं या जो इस चीज़ में जिनका तजुर्बा ज़्यादा है, या मेरे ख्याल से ये सवाल तो उन लोगों के लिए। कोई ऐसा नाम बता सकते हैं आप ऐसा? नहीं कैमरे पे तो नहीं लेकिन हाँ ये है कि माँ बाप बच्चों को तो सिखा ही सकते हैं, मगर माँ बाप में भी वो क्वालिटीज होनी चाहिए। भाई मैं आपसे कहूँ कि आप हमेशा सच बोलो और मैं खुद ही झूठ बोल रहा हूँ तो वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो पहले खुद में तो बदलाव लाओ, तभी तो आप औरों से कहोगे कि बदलो। जैसे एक गीता की बात अगर करें तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कई बार कई सारे जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग जिनको कि धर्म से ही जोड़ा जाता है, उन लोगों से जब ये सवाल करें तो आंसर किसी के पास मिलता नहीं है। जैसे दुनिया में मैंने देखा है सब लोगों को ये चाहिए कि भाई पूरी दुनिया में मोहब्बत हो। चलो सिर्फ भारत की बात नहीं है, अभी तो कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा है, बहुत ही रेयरली कोई देश ऐसे हैं जहाँ पे कि किसी देश से बहुत सारे बड़ी आबादी वाले जो देश हैं, यहाँ तक कि अभी तो मैंने सुना है कि थाईलैंड और एक कंबोडिया, ये लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से तो एक माहौल, मेरे ख्याल से एक जहर जो है पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से घुल रहा है। सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में अगर बनती है तो वो इस्तेमाल होती है। नहीं, कोई भी चीज़ बनती है वो अच्छाई की, समाज की अच्छाई के लिए बनती है। बड़े बॉम्ब तो लेकिन उसमें कुछ ग्रे एरियाज रहते हैं जिसका मिसयूज होता है। जी, मैं एक मिसाल दे रहा चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज बना है वो समाज की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए बना है, लेकिन अगर वो मेरे ख्याल से मिसयूज होना शुरू हो गया है, सबसे डेंजरस वेपन है वो। आप ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने का मतलब क्या है कि आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करें, मशीन आपके लिए सोचेगी जी, आप मशीन की बुद्धि से चलें। मगर हमें तो ऊपर वाले ने खुद बुद्धि दी है, तो हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करें? आप बताइए क्या ये सही है या नहीं? डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई मीन इवन अगर आप मोबाइल फ़ोन लें, उस पर AI अगर होगा तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, वही बताएगा ये करो, वहाँ जाओ, ये रंग अच्छा है, वो घर अच्छा है, इस तरीके का, ये कोना है। मैं आर्किटेक्ट भी हूँ प्रोफेशनली। जब मैंने अपनी डिग्री ली तो हम हर चीज़ मैन्युअली करते थे जी। हमारी वर्किंग ड्राइंग्स भी हम मैन्युअली बनाते थे, डिज़ाइनिंग भी हम मैन्युअली करते थे। जब मैंने मेरी डिग्री के बाद फिर
कंप्यूटर एडेड चीज़ें आने लगी, तो फिर मशीनें करने लगी वो चीज़। आज आपको मशीन को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई मीन यू डोंट इवन नीड अ कंप्यूटर। आप ये ऐसे कहिए ये कोना है, इसमें मुझे ये और ये चाहिए, वो आपको अपने आप ऑप्शंस दे देगा कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन आप खुद नहीं सोच रहे हैं, यू आर जस्ट गिविंग योर रिक्वायरमेंट्स, और वो हर चीज़ तैयार कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक ऐसे रास्ते पे तेज़ी से बढ़ रही है जहाँ पे आगे जिसको क़यामत बोले या जिसको विध्वंस बोलें या जिसको इंसानियत के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला दौर, मुझे ऐसा लगता है कि आगे दिखाई दे रहा है। अगर हम ठीक से देखें, जैसे नफ़रती की बात करें, जिस तरह से सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम एक कम्युनिटी की बात नहीं है, नहीं हर चीज़ इसमें पूरी दुनिया जहाँ पे लाइक यू नो प्रोफेशनली भी जी एक तो होती है हेल्दी कंपटीशन। जी आज मैं जैसे राजनीति में रहा लगभग 25 साल, आज क्या प्रिंसिपल है राजनीति का? जिसको हरा नहीं सकते उसे मार दो। देयर इज नो हेल्दी कंपटीशन टुडे। आप समझ रहे हैं? हमारे वालिद, हमारे जो फादर थे, जब वो इलेक्शन लड़ते थे, वो 6 बार रामपुर से सांसद रहे जी 6 बार। जाहिर सी बात है कि एक या 2 लोग और लड़ते थे उस टाइम। अब तो खैर बहुत सारे कैंडिडेट्स होने लगे, उस जमाने में 2-3 ही होते थे मेन जो होते। लगभग 8 इलेक्शन लड़े, 2 हारे, 6 जीते। लेकिन जब वो जीते थे तो उनका जो राइवल था, पॉलिटिकल राइवल जो हारता था, वो हमारे घर आता था बधाई देने। अच्छा। हमारे फादर को। और जब हमारे फादर हारते थे तो जो जीतता था वो उनके घर जाते थे बधाई देने को, क्या आप जीते। आज होता है क्या ये? जब मेरी बारी आई तो किसी हद तक, जैसे काउंटिंग के टाइम में हम बैठे हुए और वोट काउंटिंग और वोट्स की काउंटिंग चल रही, तो हम सारे कैंडिडेट्स मेरे साथ जो बैठे थे, हम आपस में हंसी मजाक भी करते थे। जाहिर सी बात है एक जीतेगा बाकी हारेंगे, कोई भी जीते, लेकिन हम हंसी मजाक करते थे। आज होता है क्या वो? मतलब आपकी बातों से मुझे समझ ये में आ रहा है नफरत, कि ये तो एक, मैं छोटा सा आपको एक जी। एग्जाम्पल दिया जी लेकिन हर प्रोफेशन में आज होने लगा जी। अब से पॉलिटिक्स नहीं है, हर जगह है। हर जगह। कोई ऐसा किस्सा जो आपके पूर्वजों का या आपके एंसेस्टर्स का, कोई ऐसा वाक़या जो आपको कहानी की तरह सुनाया गया हो कि वो ऐसे थे? देखिए, इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है जी। कोई परफेक्ट नहीं होता है। शासक भी रहे, कोई उनमें से कोई परफेक्ट नहीं था। आज तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ परफेक्शन का, कि किसमें कितने ज़्यादा वो हुनर था जी। या जो इंसाफ देते थे। तो मेरे ख्याल से एक किस्सा हुआ था, मुझे याद नहीं कि हमारे कौन से पूर्वज थे, लेकिन क्योंकि जब कोई अन्याय होता था रियासत में तो उसका फैसला भी शासक ही करता था जी। दरबार लगता था और लोग फरियाद लेके आते थे कि ये हुआ। एक किस्सा था लगभग 18th सेंचुरी में हुआ होगा। तो नवाब के दरबार में एक औरत आई और उसकी बेटी के साथ किसी ने बलात्कार किया या क्या किया, और जो जिसने किया उसके रिश्तेदार पुलिस में थे या जो स्टेट की फौज होती या उसमें थे या कुछ ऐसा था, तो उसको कोई सज़ा नहीं हुई। उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वो फरियाद लेके आई नवाब के पास कि मुझे इंसाफ दीजिए। उन्होंने कहा इंसाफ ठीक है, मैं दूंगा। तो उन्होंने अपने नवाबों शासकों की भी अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस होती थी, जो पता, कॉमनर्स होते थे, वो पता करते थे कि असलियत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब इतना एविडेंस मिल गया कि एक्चुअली वो इंसिडेंट हुआ था,
और उसको बिल्कुल बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया गया। जी। और उस लड़की ने इवेंचुअली सुसाइड कमिट किया, क्योंकि जब सजा नहीं मिली उस आदमी को, तो उसने मालूम किया कि वो कौन आदमी था। उस आदमी ने, वहाँ के जो जज होते थे, स्टेट में भी जुडिकेचर था, जजेस थे, उस आदमी की रिश्तेदारी जज के साथ थी जिसने ये किया था, घिनौना का। तो जज ने जाहिर सी बात है उसे बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसने जज से कहा कि तुम्हें अब सज़ा मिलेगी, क्योंकि उस लड़की का खून तुम्हारी वजह से, उसने कत्ल जो उसने सुसाइड किया वो तुम्हारी वजह से इनडायरेक्ट किया, और तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम्हें फांसी मिलेगी उसके बदले की। और उसने कहा ये बताओ तुम्हारी आखिरी क्या विषय। उसने कहा कि मेरी जगह मेरे बेटे को बिठाया जाए। उसने कहा ठीक है। अब आपने कहा ठीक है। उसको फांसी हुई, उसके बेटे को जज बनाया, लेकिन जज की जो कुर्सी थी उस पे उसके बाप की खाल बिछाई, जो अपहोल्स्ट्री होती है या लेदर होता था। और उस बेटे से कहा कि जब भी तुम जजमेंट दोगे याद रखना कि तुम किसकी खाल पे बैठे हो और उसका क्या अंजाम मिला। ये है। सो ऑफ कोर्स मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इंसान जो जिंदगी देता है उसी को अधिकार है जिंदगी लेने का, कोई इंसान नहीं ले सकता। लेकिन लेसन सिखाना पड़ता है, एक उदाहरण देना पड़ता है ताकि आगे को वो चीजें दोहराई नहीं जाए और कई लोगों की जान बचे। ये है। तो इतना तेजी से वक्त बीत गया, इतनी छोटी सी बातचीत। सो बस मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप सुबह आए होंगे यहाँ, जी, इस जगह में आके जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ एक बात है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट लाइक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा मैं, आपके दिल से सच्चाई कि आपको क्या लगा यहाँ आके। हर जगह जहाँ जाते हैं हम तो एक कुछ एहसास होता है, तो आपके शब्दों में। देखिए, एक तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस संस्था की, और हालांकि उस संस्था की शाखाएं भारत में तो सब जगह हैं, विदेशों में भी हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये है, मैंने थोड़ा उस पर होमवर्क किया इस संस्था के बारे में, क्या इनका उद्देश्य है, क्या करते हैं, क्या किस तरह का ये समाज में क्या एडवाइस देते हैं लोगों को। तो फिर मैं आया। तो मैं माउंट आबू कभी आया ही नहीं था, उदयपुर में जा चुका था, जोधपुर, सब प्रिंसली स्टेट्स थे, तो सब लोगों के साथ हमारे ताल्लुक संबंध तो हैं ही, लेकिन यहाँ पहली बार आया। और फिर मैं कल ही पहुँचा हूँ। आज सुबह मैं यहाँ संस्था में आया जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं, और वहाँ जिस तरह की बातें हुई और जिस तरह के एक मैसेज दिया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है समाज में आज। क्योंकि जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो तब पड़ती है जब आपको सुकून नहीं है। देन आपको एक दवा चाहिए कि आपको सुकून ज़िंदगी में मिले। क्योंकि जिस तरह का वातावरण आजकल है दुनिया में, वो चीज़ तो पीस ऑफ माइंड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह से यहाँ बताया जाता है और जिस तरह यहाँ लोग उस चीज़ को आगे फैलाते हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, आधी बीमारी तो आपको हो ही जाएगी। और वैसे भी मैंने एक रिसर्च पढ़ा कहीं पे कि कोविड के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी दस्तक दे रही तो वो मेंटल हेल्थ है। मैं वही कह रहा हूँ, और ये वही है सुकून। तो कोई हमारी यूथ के लिए ऐसी कोई एक्चुअली जो जेनरेशन है, जिस यूथ की आप बात कर रहे हैं, दे हैव टू मच इन्फॉर्मेशन। जी।
कंपटीशन बहुत है, और जब कंपटीशन है इतना ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ कम, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा, तो स्ट्रेस होता है, और जब स्ट्रेस होता है देयर इज़ नो पीस ऑफ माइंड। जी। इसलिए ये ज़रूरी है ये आज की जनरेशन के लिए। तो आई थिंक ये आप लोग तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। क्योंकि दुनिया में इसकी अब बहुत ज़रूरत है, और ये चीज़ें मेरे ख्याल से कोई एलोपैथिक दवाई दूर नहीं कर सकती, जी। ना होम्योपैथिक दूर कर सकती है, ये तो सिर्फ सोच दूर कर सकती है। और एआई को मत निर्भर करे कि एआई ये चीज़ सिखाए, ये इंसान ही सिखा सकता है दूसरे इंसान को, कोई मशीन नहीं। तो मैं क्या कहूँ अब अपनी ऑडियंस को, देखिए कुछ सवालों के जवाब हमें खुद खोजने होते हैं, और ऊपर वाला मदद भेजता है, और वो मदद कई बार कोई इंसानी शक्ल में आती है। तो आज हमारे नवाब साहब एक ऐसी नहीं, आप तो इस संस्था में बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से आपको सारी मदद तो यहीं से मिल जाएगी। देखिए बड़ी खूबसूरत लाइन उन्होंने बोली कि सारी मदद यहाँ से मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जब ऊपर वाला, वो परवरदिगार जिसको अल्लाह कहें चाहे ईश्वर कहें, हाँ, उस खुदा का नूर जब हमें मिल जाए तो फिर सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, और फिर हमारी ज़िंदगी में हमारी ख़ुद की हिफाजत करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा नवाब साहब आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर आप सबको भी अच्छा लगा होगा। और आप म्यूज़िक की बात चल रही थी तो कुछ लाइनें मैं गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। एक बड़ा खूबसूरत गाना नवाब साहब हमने बनाया था, और उसका मकसद यही था कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन उस ऊपर वाले से कनेक्शन तो आपका है, गॉड फेयरिंग। जी। और ये कोविड के दौरान ये गाना हमने बनाया था जी। तो कुछ लाइनें आपके लिए। जी। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब हैं बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं या रब तेरी याद में, अल्लाह तेरी याद में, मौला तेरी याद में, बाबा तेरी याद में, भगवन तेरी याद में। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत इन चंद जुमलों ने तो बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू नवाब साहब, आपने इतना वक्त दिया, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। नवाब सैयद मोहम्मद कासिम अली ख़ान बहादुर साहब आज हमारे मेहमान बन के रामपुर उत्तर प्रदेश से आए, और इतनी सारी खूबसूरत बातें हुई। यकीनन ये बातें आपके भी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बेहतर सबक लेके आएगी। और बस एक बात जाते जाते कहूँगा कि इस दुनिया में किसी के पास इस बात का, इस सवाल का जवाब नहीं है कि इस दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, पर मैं समझता हूँ उस परमेश्वर, उस परमात्मा के पास इस बात का जवाब है कि जब हम बदलेंगे, जब हम बेहतर बनेंगे, हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये दुनिया फिर से एक नई दुनिया बन जाएगी। सो ऐसी उम्मीद के साथ कि आप भी उस परमात्मा के मददगार बनेंगे इस कार्य में, इस नई दुनिया को लाने के लिए आप भी मददगार बनेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे माइंडफुल मोमेंट्स के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हरीश मोयाल तब तक आपसे लेता हूँ विदा। शुक्रिया। ओम शांति।